नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोगों का जो विषय है वह है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय 3। आज हमारा इस टॉपिक से संबंधित 10वां लेक्चर होगा। तो क्लास को शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था, यह हमारा आज का टॉपिक है। और इस बिंदु के शुरू करने के पहले हमें यह जान लेना अति आवश्यक होगा कि महायुद्धों के बीच की बात कही जा रही है। तो महायुद्धों के बीच का जो इसका अर्थ है, विश्व में अब तक 2 ही युद्ध ऐसे हैं जो महायुद्धों के रूप में जाने जाते हैं, जिसे विश्व का प्रथम युद्ध और विश्व का द्वितीय युद्ध। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं कि महायुद्धों के बीच जो समय है, प्रथम महायुद्ध से द्वितीय महायुद्ध के बीच का जो समय है, उनके बीच की अर्थव्यवस्थाओं पर हम लोगों का नजर होना चाहिए। तो आप यह भली भांति परिचित होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 में लड़ा गया। यह युद्ध मूलतः यूरोप में, कहां लड़ा गया था? यह युद्ध अगर हम बात करें तो यह युद्ध यूरोप में लड़ा गया। लेकिन यह युद्ध यूरोप में जरूर लड़ा गया, फिर भी लड़ा गया तो यूरोप में, लेकिन इसका जो प्रभाव है, इसका जो इफेक्ट पड़ा, यह ध्यान दीजिएगा, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई देता है। इसका जो प्रभाव है वह कहां दिखाई दे रहा है? पूरे विश्व में। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1914 से लेकर के 18 तक के बीच चला। इस युद्ध में देखेंगे तो यह तो युद्ध यूरोप के अंतर्गत है, लेकिन अगर इसके इफेक्ट को, इसके प्रभाव को देखा जाए तो यह प्रभाव पूरे विश्व के अंतर्गत दिखाई देता है। और यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को, एक कहा जाए तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक संकट में डाल दिया था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया, लेकिन प्रभाव जो पूरे विश्व में था, इसका परिणाम अगर हम देखें तो यह परिणाम इसकी अर्थव्यवस्था पर इतना था कि पूरा विश्व अर्थव्यवस्था की चपेट में आ गया, संकटों से क्या हुआ? घिर गया। और इस अर्थव्यवस्था से घिर जाने के कारण लगभग, आप ध्यान दीजिएगा कि लगभग 3 दशक तक इस अर्थव्यवस्था में आए हुए संकट से निकलने में, इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने में 14 से 18 निकलने में लगभग अगर कहा जाए तो 3 दशक से भी अधिक समय लग गया। यह आई हुए संकटों से निकलने के में हमें
3 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। इतना बड़ा संकट था, जो इस संकट से उबरने में हमें कितना समय लग गया? 3 दशक से भी ज्यादा समय लग गया। और इस 3 दशक में पूरे विश्व के अंतर्गत आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से कहा जाए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और राजनीतिक रूप से पूरे विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। पूरे विश्व में आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। पूरा विश्व अस्थिर और राजनीतिक से रूप में कहा जाए तो अस्थिरता का शिकार बन गई थी। और इस यह विश्व का यह पहला युद्ध था जो मानवता अपने आप में शर्मसार हो गया। कहा गया मानवता के नाम पर कह दिया जाए यह एक ऐसा युद्ध जो एक कलंक की छाप छोड़ गया। इसके पहले इतना बड़ा युद्ध कभी देखा नहीं गया। मानवता को शर्मसार कर दिया, अर्थात पूरे मानवता को कलंकित करके झकझोर दिया। कौन सा युद्ध? यह युद्ध। तो महायुद्धों के बीच की अर्थव्यवस्था पर अगर हम बात करें तो इस युद्ध में के अंतर्गत पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था बच्चों क्या हो गई? चरमरा करके टूट गई। और इससे उबरने के में लगभग पूरे विश्व को 3 दशक से अधिक भी समय लग गया। और यह आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता से में कहा जाए पूरी तरह से अस्थिर हो गया। अब बात आती है युद्धकालीन रूपांतर। युद्धकालीन रूपांतर युद्ध के समय के अंतर्गत बदलाव पर हम चर्चा यहां करने चल रहे हैं। महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था का परिणाम आप यहां देख चुके हैं। अब हमें जो देखना है वह है युद्धकालीन रूपांतर। प्रथम विश्व युद्ध, यहां ध्यान दीजिएगा कि प्रथम रूपांतर के बारे हम चल रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध दो खेमों में लड़ा गया। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ दो गुटों, दो खेमों के बीच में लड़ा गया। इसमें एक तरफ कहा जाए तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। तो दूसरी तरफ देखा जाए इस प्रथम युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध जिन दो गुटों के बीच में लड़ा गया, वह गुटों का निर्धारण एक कौन कर रहा है? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य। यह युद्ध है 1914 से और 1918 का युद्ध। यह इन्हीं देशों के बीच में शुरुआत होती है। और यह युद्ध आप यहां देखिएगा, यह युद्ध जो हो रहा है बच्चों, कब हो रहा है? 1914 में इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 1914 में आरंभ हुआ, जो लगभग युद्ध का गति देखें तो लगभग 4 वर्ष तक यह युद्ध चला। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक यह युद्ध पूरी तरह से चलता रहा। और यह युद्ध इतना भयंकर था, इतना मानवता को शर्मसार कर रहा था
मानवता को कलंकित कर रहा था। यह युद्ध के संदर्भ में अगर कहा जाए तो इसमें 90 लाख, कितने लोग, इस युद्ध में 90 लाख लोग मारे गए थे। लगभग कहा जाए तो यह अनुमान बताता है कि यह इस युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग इस युद्ध से क्या हुए, मारे गए। और 2 करोड़ लोग, लगभग अनुमानता में आंकड़े बताते हैं कि 2 करोड़ लोग कम से कम इस युद्ध में घायल हो गए। 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग इस युद्ध में बच्चों क्या हो गए, घायल हो गए। हम जो पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, युद्धकालीन की समय की परिस्थितियों पर बात हम कर रहे हैं। लेकिन इस युद्ध में यह भी ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध का प्रमुख ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध के पहले की स्थिति पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो बड़ा एक सशक्त देश के रूप में उभरा था। लेकिन यह युद्ध एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जो ब्रिटेन को अमेरिका से कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रिटेन किससे कर्ज लिया? अमेरिका से। इस युद्ध में यह स्थितियां आई कि ब्रिटेन को अमेरिका से कर्ज लेना पड़ा। और यही युद्ध ऐसा है जो आप देखेंगे कि अमेरिका को एक कर्जदाता देश के रूप में स्थापित कर दिया। अब इसी युद्ध के दौरान अमेरिका क्या हो गया, एक कर्जदाता देश के रूप में जाना जाने लगा। अमेरिका ब्रिटेन, इस युद्ध का यह रिजल्ट बना कि प्रथम विश्व युद्ध पहले ब्रिटेन की स्थितियां जितनी सुदृढ़ थी, लेकिन इस युद्ध में इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था इतनी डैमेज हुई कि अमेरिका से उसे कर्ज लेना पड़ा और अमेरिका को एक कर्जदाता देश के रूप में जाना जाने लगा। यह था युद्धकालीन रूपांतर। अब युद्धोत्तर सुधार पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां देखेंगे कि युद्धकालीन रूपांतर के बाद हम देखेंगे युद्धोत्तर सुधार। चलें शुरू करते हैं, युद्धोत्तर सुधार पर हम यहां चर्चा करते हैं। युद्धोत्तर सुधार क्या है? युद्ध के बाद की स्थिति, युद्धोत्तर बाद, यहां सुधार की बात अगर हम करें, युद्ध के बाद की स्थिति पर सुधार, तो स्वाभाविक है कि जब युद्ध हुआ, ये तो नेचर ही है, युद्ध के बाद पूरे विश्व के अंदर यह था कि अर्थव्यवस्था को किसी ढंग से पटरी पर लाया जाए। जो अर्थव्यवस्था अब तक चरमरा गया था, उस अर्थव्यवस्था को कहां लाया जाए, मूल पटरी पर लाया जाए। अर्थव्यवस्था को सुधारने का यहां प्रयास किया जाए। विश्व में अर्थव्यवस्था को क्या किया जाए, सुधारने का प्रयास किया जाए, सुधारने का प्रयास हो। युद्ध के बाद की स्थिति में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। और युद्ध के पहले हम पहले ही बता दिए, युद्ध के बाद में अर्थव्यवस्था। युद्ध के पहले अगर हम देखें तो युद्ध के पहले ब्रिटेन की कंडीशन पर हम विचार करें तो ब्रिटेन का कंडीशन इतना बढ़िया था। ब्रिटेन की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ थी। प्रथम अत्यधिक क्या थी, सुदृढ़ थी ब्रिटेन के पहले। और ब्रिटेन के बाद आप देखें इस परिस्थिति में ब्रिटेन को कर्ज लेना पड़ा और इसकी व्यवस्था में सुधार करने के लिए यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक थी? यह विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटेन की स्थिति काफी सुदृढ़ रहा करती थी। लेकिन युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो यह एक बड़ी अर्थव्यवस्था के संकट से ब्रिटेन को क्या हुआ, जूझना पड़ा। एक
अजीबोगरीब अर्थव्यवस्था किया वह मार पड़ा कि इसके ऊपर संकट आ पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से लड़ रहा था उसी समय अगर हम कंडीशन को देखें तो जिस समय ब्रिटेन क्या हुआ युद्ध से लड़ता रहा था उसी समय भारत और जापान अपनी आर्थिक स्थिति को या उद्योग को विकसित करने में लगा था। जिस समय यह युद्ध लड़ रहा था उस समय भारत और जापान क्या अपने उद्योगों को क्या कर रहा था, विकसित करने में लगा हुआ था। जिस समय यह युद्ध झेल रहा था ब्रिटेन, उस समय भारत और जापान उद्योगों को विकसित होने में लगा था। और युद्ध के बाद ब्रिटेन का भारतीय बाजारों पर जो स्थायित्व था, जो बाजारों पर प्रभाव था, वैसा प्रभाव नहीं रह गया। युद्ध के बाद ब्रिटेन का भारत पर वह प्रभाव दिखाई नहीं था। अब इस युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए, युद्ध में जो आर्थिक रूप से क्षति हुआ, जो डैमेज हुए, उसकी भरपाई करने के लिए युद्ध में ब्रिटेन के जो खर्च हुए उस खर्च की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए या युद्ध की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन युद्ध की भरपाई करने के लिए अमेरिका से जबरदस्त अगर कहा जाए कर्ज लिया। अमेरिका से ब्रिटेन के द्वारा जब कर्ज लिया गया, अमेरिका से कि ब्रिटेन को क्या लेना पड़ा, कर्ज लेना पड़ा। और युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन विदेशी कर्ज में डूब चुका था। यह ध्यान दीजिएगा कि युद्ध समाप्त होने तक ब्रिटेन की स्थिति क्या हुई, यह पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। कर्ज में क्या हुआ था, डूब गया था। युद्ध ही किसी देश को महान बना देता तो युद्ध ही किसी भी देश को गर्त की तरफ भी मोड़ देता है। यहां आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में प्रथम इस युद्ध के पहले ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी सुदृढ़ थी, लेकिन यह युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े, इस युद्ध में ब्रिटेन की हालात इतनी गिरी कि वह एक कर्जदार देश के रूप में उभर गया। अमेरिका से जबरदस्त कर्ज लेने के बावजूद युद्ध के बाद भी वह एक कर्जदार के देश के रूप में पूरी तरह से जाना गया, अर्थात कर्ज में डूब गया। 1921 में आंकड़े बताते हैं, 1921 के अंतर्गत अगर हम देखें आंकड़े, 1914-18 से चला ही है। 1921 में हर 5 में एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। आंकड़े बताते हैं कि हर 5 वर्ष हर 5 व्यक्ति के में अगर 5 व्यक्ति हैं तो इन 5 व्यक्तियों में, विश्व के 5 व्यक्ति अगर ब्रिटेन के हैं तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कोई रोजगार नहीं था। किसके पास, विश्व में पास काम नहीं। तत्कालीन विश्व की अनेक कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं, तत्कालिक रूप से देखा जाए तो विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं थी, संकट से दौर से गुजर रही थी। इस कालखंड में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं क्या थी, एक संकट के दौर से गुजर रही थी और बड़े पैमाने पर उत्पादन, अब कहा संकट से गुजरने के लिए युद्धोत्तर में सुधार करने का प्रयास किया गया। सुधार करने की दिशा में प्रयास करने के बावजूद भी युद्ध में के बाद ब्रिटेन एक कर्जदाता देश के रूप में उभरा और अमेरिका के द्वारा इसे बहुत ज्यादा कर्ज दिया गया। और इन युद्ध के बाद जो सुधार की स्थितियों में हो रही है, तो युद्ध के बाद जो सुधार करने का प्रयास किया है उसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग, सुधार किया करने जा रहा है, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखें, बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग।
बड़े पैमाने पर उत्पादन और युद्ध। युद्ध के बाद हम देखते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, युद्ध के बाद हम अब देखते हैं क्या होता है। युद्ध के बाद अमेरिका, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में, युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ, तेजी से सुधार हुआ। युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ देखेंगे, यहां देखिए बड़े पैमाने पर युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, तेजी से सुधार हुआ और इसे अत्यधिक लाभ भी हुआ। इसे क्या हुआ, सुधार भी हुआ और इसे अत्यधिक क्या हो गया, युद्ध के बाद लाभ भी होना शुरू हुआ। 1920 के दशक की बात करें, 1920 के दशक में अगर हम देखें तो कार निर्माता हेनरी फोर्ड, कार निर्माता कौन थे, हेनरी फोर्ड। विकास का जो अमेरिका में रेशियो देखिए बढ़ रहा है, कार निर्माता कंपनी के प्रमुख कौन, ये हेनरी फोर्ड द्वारा, हेनरी फोर्ड ने बृहत उत्पादन के प्रणेता बने। बृहत माने बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रणेता बने, उत्पादन के प्रणेता बने। बड़े पैमाने पर उत्पादन के हेनरी फोर्ड का बृहत उत्पादन के क्या बन गए, प्रणेता बन गए थे। और टी नामक कार, इनके द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा टी मॉडल कार, बृहत टी मॉडल, हेनरी फोर्ड के द्वारा टी मॉडल कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। टी मॉडल कार बृहत उत्पादन पद्धति से बनी, बृहत उत्पादन पद्धति से बनी, उत्पादन पद्धति से बनी पहली कार थी। बृहत उत्पादन से, बड़े पैमाने के आधार पर इन्होंने जो सिलसिला किया उसके आधार पर बनी पहली कार थी। आंकड़ों पर अगर हम चलें तो देखेंगे कि 1919 ईस्वी में, अगर इस पर आंकड़े देखा जाए तो 1919 ईस्वी के अंतर्गत अमेरिका में 20 लाख कार, अमेरिका में कितने लाख, अमेरिका में 20 लाख कार का उत्पादन किया जाता था। किसके द्वारा, हेनरी फोर्ड के द्वारा 20 लाख कार का उत्पादन होता था। कब तक, यह 1919 तक इनके द्वारा 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। जो 1900 अगर हम देखें 10 वर्ष के बाद 1929 में इस कार का उत्पादन कितना हो गया, 50 लाख रुपए। बृहत उत्पादन कार्यक्रम की योजना के तहत जो किया गया था, इस कार का जो 20 लाख उत्पादन होता था 1929 में बढ़कर यह कितने 50 लाख कारों का उत्पादन पर जा पहुंचा। इसके साथ ही बहुत सारे, अब इसी के साथ ही अगर कहें कि उत्पादन के क्षेत्र में जो ज्यादातर बृहद पैमाने पर किया जा रहा उत्पादन, फ्रिज, चाहे आप उसका नाम ले लें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, रेडियो, ग्रामोफोन, ग्रामोफोन आदि का उत्पादन करते, आदि का अत्यधिक उत्पादन हुआ और यह खरीदे जाने लगे, अत्यधिक खरीदे जाने लगे।
खरीदे जाने लगे। उत्पादन हुआ और इसे अत्यधिक रूप से क्या किया गया, खरीदा जाने लगा। ये सारी चीजें, ये भी ध्यान दीजिएगा, यह उत्पादन तो रहा, लेकिन यह सारी चीजें जो बनाई जा रही हैं, जो खरीदे जा रहे हैं, इसके लिए कर्ज पर, किस रूप में खरीदे जा रहे हैं, किस रूप में, कर्ज के। ये सारी चीजें कर्ज पर खरीदते थे। ये सारी चीज किससे खरीदे जाते थे, कर्ज पर खरीदे जाते थे। ये सारी चीजें कर्ज पर खरीदे जाते थे। उनका अब यह देखा जाए तो यह सारी जो चीजें हमने यहां बताई किसके रूप में, कर्ज के रूप में। अब कर्ज के रूप में तो लोग खरीदते थे, लेकिन यह कर्ज साप्ताहिक रूप में भी दिया जा सकता था। साप्ताहिक रूप में, मंथली, महीने के अंदर का जैसा भी बनता था, साप्ताहिक और महीने याद के रूप में किस्तों में इसे चुकाई जाती थी। इसे किस रूप में चुकाई जाती थी, किस्तों के माध्यम से इसे चुकाने का प्रयास करते थे। और मकानों का निर्माण, यह तो रहा इन सब चीजों का जो उत्पादन हुआ, लेकिन मकान जो बनाए गए, याद रखिएगा, मकानों का जो निर्माण हुआ वो भी कर्ज पर। जो मकान बनाए गए, जो मकानों का निर्माण हुआ, मकान का क्या हुआ, निर्माण हुआ, उसकी भी खरीदारी में भी कर्ज के द्वारा खरीदे जाते थे। किसके द्वारा, मकान का जो निर्माण, मकान जो लिए जाते थे वो भी किसके रूप में लिए जाते थे, एक कर्ज के रूप में ही दी जा रही थी। जिससे, और यह ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीजें कर्ज के रूप में क्यों दी जा रही हैं, जिससे रोजगार का, किसका, रोजगार का सृजन हो सके, जिससे लोगों को रोजगार बढ़े और आमदनी में वृद्धि हो। रोजगार बढ़े और क्या हो, आमदनी में वृद्धि हो। यह ऐसा उनके लिए सुविधाएं जो मुहैया कराई जाती, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, रोजगार और आमदनी में क्या हो, वृद्धि हो। इस तरह अमेरिका दुनिया का, अगर हम यहां देखें कि एक फ्रिज निर्माता कंपनी हेनी और फोर्ड ने बृहद उत्पादन के पैमानों का जो प्रणेता माना जाता है, तो टी मॉडल का कार्य जो उत्पादन के क्षेत्रों में किया, बृहद पैमाने पर इस उत्पादन किया, उस उत्पादन के स्वरूप देखा गया जो आंकड़ों का इंक्रीज हुआ, 20 लाख जहां कारें बिकती थी 5 लाख हो गया। इसी ढंग से फ्रिज, वॉशिंग, अन्य आधुनिक मशीनें जो बनाई गई, उसको एक मार्केट के अंतर्गत कर्ज दे करके उसे खरीदने के लिए छूट दी गई। उसे साप्ताहिकी या मंथली रूप में खरीदा जाता था। और इससे का मूल कारण क्यों था, उसे कर्ज में के दे करके यह सुविधाएं उसको दी जा रही थी। इसके पीछे था कि लोगों का रोजगार, आमदनी में क्या हो, वृद्धि हो। जिसका परिणाम भी क्या हुआ, जिसका अगर परिणाम पर देखा जाए तो अमेरिका ऐसी स्थिति में, अमेरिका आज दुनिया का सबसे समृद्ध देश, अमेरिका दुनिया का सबसे, अगर देखा जाए अमेरिका दुनिया का सबसे, इस समय तक अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्या बन गया, कर्जदाता देश बन गया। यह इसके द्वारा, यह रही बात बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ और उसके उपभोग करने के तरीके क्या थे, कर्ज देकर उससे खरीदाया गया और मंथली या साप्ताहिक किस्त के आधार पर भुगतान की व्यवस्था की गई। और जिसका परिणाम हुआ कि बृहद उत्पादन होने की वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अगला पैमाना, अगला क्या है, महामंदी। चलो थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। अगला टर्म हमारा क्या है, महामंदी। अब महामंदी की अगर हम बात करें तो महामंदी की अगर हम शुरुआत करें तो महामंदी की शुरुआत होती है बच्चों 1929 ईस्वी से। अगर हम इसकी शुरुआत माने तो 1929 ईस्वी में महामंदी का दौर से गुजरता है। विश्व महामंदी के दौर में चला गया, गुजरता है, जो 1930 के दशक तक बना रहा।
1929 में महामंदी की दौर की शुरुआत होती है। महामंदी का दौर चलता है, का दौर चला जो 1930 के दशक में, जो 1930 के दशक तक बना रहा। 1930 के दशक तक क्या रहा? बना रहा। यह महामंदी का दौर है। और 1900 इस दशक में उत्पादन, यह जो दशक है, इस दशक में क्या हुआ? उत्पादन। इस दशक में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट आई। भयानक। इस दशक में क्या हुआ? रोजगार, आय, व्यापार में क्या हुई? भयानक गिरावट आई। यह मंदी और सबसे बड़ी इसकी क्या विशेषता था? यह तो दशक है मंदी का, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात थी कि यह जो मंदी आई, महामंदी का जो दौर गुजरा, यह महामंदी का जो दौर दिखाई दे रहा है, यह महामंदी का दौर पूरे विश्व में एक समान नहीं था। पूरे विश्व में अगर आप कहा जाए तो पूरे विश्व के अंतर्गत यह एक समान दिखाई नहीं देता। महामंदी का दौर जरूर था, लेकिन यह पूरे विश्व में एक समान नहीं था। इसका सर्वाधिक प्रभाव एक समान तो नहीं था, लेकिन अगर इसके प्रभाव पर हम बात करें तो इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा वह किस पर पड़ा? वह सर्वाधिक प्रभाव अगर देखा जाए तो इस महामंदी का कृषि पर पड़ा और एवं समुदायों पर, कृषि एवं समुदायों पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। इस महामंदी में कई कारण थे। जिसमें कीमतें गिरी और स्थितियां और क्या हो गई? कीमतें गिरी और स्थितियां क्या हो गई? धीरे धीरे खराब होने लगी। इस महामंदी में कीमतें गिरी और स्थितियां अधिक खराब होने लगी। और जब कीमतें गिरी तो किसानों की आय क्या हो गई? कीमतों में गिरावट आई। कीमतों में क्या आई? कीमतों में गिरावट आई। और जब कीमतों में गिरावट आई तो किसानों की आय कम हो गई। क्या हुआ? कृषि में क्या हुआ? कीमतों में क्या आई? गिरावट आएगी तो किसानों की आय क्या हो गई? कम हो गई। और जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने और भी गहरा संकट आ गया। और जो देश अमेरिका के कर्जों से डूबे थे, उन देशों में तो और भी ज्यादा गहरा संकट आ गया। 1933 तक 4000 से ज्यादा, अगर यहां देखा जाए तो आंकड़ा बताता है कि 1933 तक 4000, कितने? 4000। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंकें बंद हो चुकी थी। 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुकी थी। 4000 से ज्यादा बैंकें क्या हो गई थी? बंद हो चुकी थी। 1929 और 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई थी, नष्ट हो गई। 1,10,000 कंपनियां क्या हो गई? नष्ट हो गई, चौपट हो गई। इस मंदी के दौरान इतनी कंपनियां अपने आप में क्या की? हटा ली। कंपनी से उनका नामो निशान मिट गया था, चौपट हो गई, उनकी व्यवस्थाएं टूट गई।
भारत और महामंदी, विश्व व्यापार महामंदी में कहें तो भारतीय बाजार में भी तेजी से, भाई महामंदी का दौर था, भारत पर इसका अगर देखा जाए तो भारत भी इस महामंदी से बच नहीं पाया, भारतीय बाजार में तेजी से प्रभावित किया और 1928-34 के तहत 1928 और आंकड़े बताते हैं कि 1928 एवं 1934 में 1928 और कब 1934 के दशक में भारत का में आयात और निर्यात में इस मंदी का जो भारत पर प्रभाव पड़ा, आयात और कहां निर्यात में, दोनों के क्षेत्रों में, आयात एवं निर्यात के क्षेत्रों में 50% घट गया। आयात और निर्यात जो का था वह है कितना प्रतिशत, 50% घट गया। 1928 और 34 के बीच में आयात और निर्यात कितने घट गए, 50% घट गए। गेहूं, इसमें मूलतः अगर हम बात करें गेहूं की कीमत 50%, कितने प्रतिशत तक, 50% तक गिर गई। गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। यहां देखें आयात निर्यात में 50% गिरावट आई और गेहूं की कीमतों में 50% भी गिरावट दी। सरकार लगान वसूल में, और ऐसी जब यहां गिरावट मंदी का दौर चल रहा है, यह भी ध्यान देना है कि इस मंदी के महामार से जब दुनिया करा रही थी तो ऐसे में यहां की गवर्नमेंट, यहां की सरकार जो थी वह लगान में किसी भी प्रकार के छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। लगान में छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। लगान में छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। अब बताइए, इधर आयात निर्यात घट रहे हैं, गेहूं की कीमत घट रही है, किसानों की स्थितियां बदहाल हो रही हैं और सरकार लगान वसूली में कोई छूट देने के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह 1931 में मंदी अपने चरम पर थी। 1931 में यह मंदी कैसे अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुकी थी। इसी समय याद रखिएगा 1931 में यह जो मंदी का दौर था अपने चरम बिंदु पर था और भारत के इतिहास के अंदर हम जाएं, भारत के इतिहास पर नजर डालें तो यह समय है जिस समय महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था। कौन सा आज्ञा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। यह वह समय था जब महात्मा गांधी ने क्या किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो कहने मतलब कि महामंदी का एक ऐसा दौर गुजरा विश्व युद्ध के बाद जहां पर आयात निर्यात में जहां गिरावटें आ रही हैं वहीं कीमतों में भी वही दिखाई दे रहा है। मूलतः यहां बात किया जाए तो गेहूं के संदर्भ में अब विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण पर अगर हम बात करें तो युद्धोत्तर काल में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 दशक बाद, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 दशक बाद हम देखेंगे तो दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के कितने दशक बाद? 2 दशक बाद अगर हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध 2 दशकों के बाद हम देखें तो पुनः एक बार जो प्रथम विश्व युद्ध चला था द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में दिखाई दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, अब यह द्वितीय विश्व युद्ध भी द्वितीय विश्व युद्ध और यह द्वितीय विश्व 1939 1945 के बीच जो लड़ा गया, इसमें मित्र राष्ट्रों 2 गुट इसमें भी हो रहे हैं। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र
और दूसरी तरफ थे ध्रुवीय राष्ट्र। यह युद्ध जो लड़ा गया मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों, अब मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत कौन कौन से थे? तो मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत अगर कहें तो ब्रिटेन, सोवियत संघ, ब्रिटेन, सोवियत संघ, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र थे। ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। जबकि ध्रुवीय शक्तियों के बीच में जर्मनी, जापान, इटली, ये ध्रुवीय राष्ट्र थे। जर्मनी, जापान और इटली ये सब क्या थे? ध्रुवीय राष्ट्र थे। यह युद्ध लगभग 6 वर्षों, लगभग कितने वर्षों तक? यह युद्ध लगभग 6 वर्षों तक चला। लगभग तक देखा जाए तो यह युद्ध का जो समय था वह 6 वर्ष तक चला। यह इस युद्ध में जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना आदि सेनाओं ने इस युद्ध में पूरी तरह से भाग ली। जल सेना भी ली, थल सेना और वायुसेना का व्यापक प्रभाव हुआ। युद्ध के बाद 2 प्रभावशाली देशों ने, इसे भी युद्ध के बाद 2 प्रभावशाली देश, जो 2 विश्व के अंतर्गत इस युद्ध के बाद जो सबसे ज्यादा 2 प्रभावशाली देश उभर करके सामने आते हैं, वह 2 प्रभावशाली देश हैं। वह एक है अमेरिका। द्वितीय युद्ध के बाद जो प्रभावशाली देश उभर कर आते हैं वह देश है अमेरिका, और दूसरा देश है रूस, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। और यह 2 देश, अमेरिका और कौन? सोवियत संघ, यह देश पुनः एक बार विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की, इनकी अगुवाई में, किसकी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में पूरा विश्व के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। विश्व के क्या हुआ? पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। युद्ध के बाद 2 प्रभावशाली देशों से पुनर्निर्माण की एक बार पुनः प्रक्रिया शुरू हुई, जिस पर आप देखें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और यह दोनों देश कौन? पूर्व अमेरिका और सोवियत संघ। अब यहां देखेंगे इसी द्वितीय विश्व युद्ध के यह 2 देश जो होते हैं, इन्हीं के द्वारा शीत युद्ध की शुरुआत हो रही है। एक पूंजीवाद का नेतृत्व किया जा रहा है एक देश के द्वारा, तो दूसरे देश के द्वारा साम्यवाद की व्यवस्थाओं को स्थापित किया जा रहा है। अब पूरा विश्व 2 ध्रुव की तरफ बढ़ रहा है, और यही आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दक्षिण एशिया के अंतर्गत कहा जाए, एशिया में अफ्रीका और अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में उपनिवेशों का जो प्रभाव था, इन उपनिवेशों से मुक्त को प्राप्त किए हैं, अर्थात नए राष्ट्रों का विदय हुआ है, जो उपनिवेशवाद से मुक्त होकर के अभी अभी क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र हो रहे हैं। और इन स्वतंत्रता के साथ ही वो अपनी नीतियां, अपनी विदेश नीतियों को अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब, इस समय तक जो यह चर्चा की जा रही है, द्वितीय विश्व युद्ध का पुनर्निर्माण में 2 राष्ट्रों का महती योगदान है, वह है अमेरिका और रूस। और इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ नए राष्ट्रों का उपनिवेश से मुक्त मिलकर के नए राष्ट्र के उदय में अपने नए जीवन संचार के साथ अपनी नई प्रतिष्ठिता के बाद स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे हैं। और इन्हीं दोनों के साथ ही साथ
अब एक नई विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण पर चर्चा आगे होती रहेगी। आज के जो आपके टॉपिक का प्रश्न था बस इतना ही। पुनः अगला टॉपिक में पुनः मुलाकात होगी। विश्व अर्थव्यवस्था पढ़ा दिया गया का पुनर्निर्माण, युद्धोत्तर बंदोबस्त, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं स्थापित की गई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, औपनिवेशिकरण का अवसतन, ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत की जो बात कही जा रही है, तो नई विश्व व्यवस्था की पुनर्निर्माण की संरचना में अंतर्राष्ट्रीय इन संगठनों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यापार संगठन की स्थापना की गई और इसी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए एक ब्रिटेन वुड्स में समझौता कराएगा और जिसकी शुरुआत आप देखेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का दौर शुरू होता है 1991 के अंतर्गत। इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर अगले टॉपिक पर मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।